प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कोष्ठकों का प्रयोग यानी कि यूजेज ऑफ ब्रैकेट्स, जो कि हमारी कक्षा 6 की गणित की पाठ्य पुस्तक का पहला अध्याय अपनी संख्याओं की जानकारी में से है। हम इसमें चर्चा करेंगे कोष्ठकों के प्रयोग की आवश्यकता क्यों होती है और इसको प्रयोग मिलने से क्या फ़ायदे होते हैं, और इसको हम डिस्कस करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक के उदाहरण की सहायता से। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कोष्ठकों के प्रयोग के लिए पहला उदाहरण जो लिया गया है वो है मीरा, और यहाँ पर बात हो रही मीरा और सीमा की। तो मीरा ने बाजार से 6 अभ्यास पुस्तिकाएं खरीदी जिनका मूल्य 10 रुपये प्रति पुस्तिका था। उसकी बहन सीमा ने इसी प्रकार की अभ्यास पुस्तिकाएं कितनी 7 अभ्यास पुस्तिकाएं खरीदी। उनके द्वारा दी गई कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। तो एक बार से हम वापस से बात करते हैं कि यहाँ पर बात हो रही मीरा और किसकी, मीरा और सीमा की, जो दो बहनें हैं। ठीक है, मीरा ने पाठ्य पुस्तकें यानी कि अभ्यास पुस्तकें खरीदी 6, जबकि सीमा ने खरीदी 7। ठीक है, और वो क्या कह रहा है, जो सीमा है उसे ने इसी प्रकार की पाठ्य पुस्तक खरीदी। इसी प्रकार से मतलब दिखने में भी समान है और मूल्य में भी समान है। अर्थात जब इसकी पाठ्य पुस्तक 10 रुपये की प्रति थी, एक 10 रुपये की थी, तो इसकी भी एक अभ्यास पुस्तिका कितने रुपए की है, 10 रुपये की है। ठीक है, और हमें करना क्या, हमें करना है कुल धनराशि निकालने। इस प्रकार के सवाल तो हम पूर्व में कर चुके हैं ना। क्या करेंगे, सीमा के पैसे निकाल लेंगे। जब हमें पता है एक पुस्तक का मूल्य कितना है, 10 रुपये है, तो 6 का कितना होगा, 6 से गुणा कर लेंगे। ये तो हो जाएगा किसका, मीरा का। और अगर बात करें सीमा की, तो सीमा ने कितनी पुस्तकें खरीदी हैं, 7, और एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य कितना है, 10 रुपये। 7 का कितना होगा वो निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। ऐसे ही करते आए हैं ना। तो ठीक है, देखते हैं क्या किया था इन दोनों ने। तो अब क्या हुआ, दोनों बहनों ने अपने अपने स्तर पर पे हिसाब निकालना प्रारंभ किया। तो जो अभी हमने चर्चा की वैसा तो धनराशि जो निकाली वो किसने निकाली, सीमा ने। देख पा रहे हैं आप, सीमा ने क्या किया, दोनों बहनों ने कितने कितने रुपए लगाए। जैसे अगर बात करते, सीमा ने 7 पुस्तकें ली थी 10 रुपये के हिसाब से। ठीक है, तो उसने कितने रुपए लगाए, 70 रुपये। जबकि मीरा ने कितनी पुस्तकें ली थी, 6। मीरा ने 6 ली थी ना, तो उसने कितने रुपए लगाए, 60 रुपये, और दोनों को जोड़ दिए तो कितना है, 130 रुपये। ऐसा ही होगा ना। लेकिन मीरा ने इसी गणना को अलग तरीके से किया है। वो तरीका क्या किया उसने, मीरा ने सोचा कि जब दोनों पुस्तकें एक ही राशि की हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि सीमा की पुस्तकों की राशि अलग हिसाब से, जैसे मान लो 8 रुपये की या 4 रुपये की, ऐसा तो नहीं, दोनों कितने रुपए की आ रही है, 10-10 रुपये की आ रही है ना। तो उसने कहा कि मैं पुस्तकों की संख्याओं को जोड़ लेती हूँ। तो उसने वही किया, 6 और 7 को जोड़ दिया, जो कि हो गया 13। और फिर उसने हिसाब लगाया, जब एक पुस्तक का मूल्य 10 रुपये है तो 13 पुस्तकों कितना होगा, 130 रुपये। समान राशि आ रही है ना दोनों की। तो दोनों को जान करके बेहद खुशी हुई कि दोनों ने अलग अलग विधि से किया और फिर भी उत्तर समान आए। अब बीच में कूदे अप्पू जी। अप्पू जी कौन है, अप्पू इन दोनों बहनों के भाई हैं, और इन्होंने कहा कि तुम दोनों ने विधि से निकला है, मैं भी हिसाब लगाऊंगा और मेरी विधि तुमसे थोड़ी सी अलग होगी। देखें, तो ये अप्पू ने धनराशि का हिसाब लगाया और हिसाब निकल के आया 76 रुपये, जो कि उन दोनों से बिल्कुल अलग था। अब यहाँ पर पे हम देखते हैं कि अप्पू ने ऐसा कैसा हिसाब लगाया कि जो उन दोनों से अलग भी है और गलत भी है। ये क्या है, गलत है, क्योंकि इन दोनों को तो पता है ना 130 रुपये खर्च करके आए। ठीक है, तो गलत क्या हुआ, अप्पू ने क्या किया, अप्पू ने 6 और 7 को जोड़ा पुस्तकों की संख्याएं के, और उनको क्या कर दिया, 10 से गुणा कर दिया, क्योंकि एक पुस्तक कितने की है, 10 की। अब यहाँ पर पे उसने गणित के नियमों का बहुत अच्छे से पालन किया। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या पालन, यहाँ पे प्लस का निशान भी है और गुणा का निशान भी है ना। तो ऐसे में क्या होता है, इसको हटा देते हैं। ऐसे में होता क्या, जब प्लस और गुणा दोनों दिख रहे होते हैं तो हम प्राथमिकता किसको देते हैं, गुणा को। नियम पढ़े हुए ना, जब गुणा भाग जोड़ बाकी सब होते हैं तो हम ऐसे में किसको प्राथमिकता देते हैं, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं भाग को, फिर गुणा को, और फिर किसको देते हैं, सब याद है ना। तो आपको याद है कि गुणा के और प्लस अगर हैं तो हम प्राथमिकता किसको देने वाले हैं, गुणा को देने वाले। तो जैसे 7 को 10 से गुणा किया तो क्या आया, 70, और 70 में 6 जोड़ते क्या आ गया, 76 रुपये। तो 130 रुपये तो 76 के बराबर नहीं है। अब जब ये स्थिति आई तो तीनों के दोनों उल्टा उलझन में पड़ गए कि ये क्या हुआ, कहाँ गलती हुई। तो क्या आप बता सकते हैं इस पूरे व्यंजक में गलती कहाँ है, सोचिए। और ऐसे में आपको फिर पता चलेगा कि जो हम कोष्ठकों की बात कर रहे थे उसकी आवश्यकता क्यों हुई। तो मैं आपको गलती बताती हूँ। गलती है यहाँ पर पे 6 और 7 के बीच में कोष्ठक का प्रयोग होना चाहिए था।
क्यों होना चाहिए था? तो देखें आप, जैसे यहाँ पर पे एक बार मान लेते हैं नहीं लगाया हुआ, ठीक है। जैसे यहाँ पर पे आप देख पा रहे हैं 7 को किससे गुणा किया जा रहा है? 10 से। 6 से भी तो गुणा करना चाहिए था ना, ध्यान दीजिए। यहाँ पर पे 10 को 6 से भी गुणा किया गया था और 10 को 7 से भी गुणा किया गया था ना। और यहाँ पर अप्पू जी ने गलती क्या की कि केवल 7 को 10 से गुणा किया, 6 को 10 से गुणा करना भूल गए, ठीक है। आप गलती यूँ भी मान सकते हैं। अब बात आती है कि अप्पू ने तो हिसाब लगाया अपनी बहन मीरा के जैसे कि 6 और 7 लिए और 10 से गुणा कर दिया, यही किया ना उसने। देखिए आप, 6 और 7 को लिया और 10 से गुणा कर दिया। लेकिन यहाँ पर पे अगर हम ध्यान दें तो 6 और 7 को पहले जोड़ा गया था, जो कि क्या बना गया था? 13, और फिर उसको 10 से गुणा किया गया था ना। लेकिन यहाँ पर पे चूंकि निशान क्रम में लिख दिए गए हैं, यहाँ पर आप देखें अलग अलग लाइनों में है, पहले 13 किया और फिर 10 से 11 किया। लेकिन जब सबको 7 लिख दिया गया तो यहाँ तो नियम यही लगेगा कि पहले 7 और 10 से गुणा होगा, जो कि बिल्कुल गलत हो गया ना। तो ऐसे में इस गलती से बचने के लिए हम क्या कर सकते थे? हम यहाँ पर पे कोष्टक का प्रयोग कर देते। तो क्या होता? पहले 6 और 7 जुड़ते और फिर 10 से गुणा होते। आ रही है ना बात समझ? तो 6 और 7 जुड़ करके कितने बन जाते? 13, और 13 को 10 से गुणा करते तो कितना आता? 130। तो अगर कोष्टक के प्रयोग से अप्पू परिचित होता तो निश्चित तौर पे यहाँ कोष्टक लगाता और गलती नहीं होती, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कोष्टकों के प्रयोग से क्या फ़ायदे होते हैं। गलती होने की संभावना न के बराबर हो जाती है। क्यों? क्योंकि कोष्टक बताते हैं जो भी संख्या उसके अंदर दी गई जाती हैं उन पे क्या संक्रिया करनी है, पहले उनको प्राथमिकता दी जाती है। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं कोष्टक के अंदर कौन सी संक्रिया दी हुई है? प्लस। तो पहले अंदर की संख्याओं पे प्लस करना होगा। हो सकता है कभी किसी सवाल में आपके पास माइनस आ जाए, गुणा आ जाए या भाग आ जाए, तो पहले सबसे पहले कोष्टक के अंदर की संख्याओं को हल किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए इसके लिए हम इस बात को और अच्छे से समझाते हैं। कोष्टकों के प्रयोग का नियम, पहले कोष्टक के अंदर दी हुई संख्याओं को एक अकेली संख्या के रूप में बदलिए। आप देख पा रहे हैं जैसे यहाँ हमने किया था 6 और 7 को जोड़ करके एक अकेली संख्या किस में बदल दिया था? 13 में बदला था ना, और फिर 10 से गुणा किया था, ठीक है ना। तो वही बात वो समझाना चाह रहा है कि एक अकेली संख्या के रूप में बदलिए और फिर बाहर दी हुई संक्रिया कीजिए। बाहर दी हुई संक्रिया से मतलब है, जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो बाहर क्या संक्रिया दी हुई थी हमारे पास में? 10 से गुणा कीजिए। तो हमने 13 को 10 से गुणा कर दिया था, किया था ना। तो ये होता है कोष्टकों के प्रयोग का नियम, अर्थात पहले कोष्टक के अंदर वाली संक्रिया को हल कीजिए और पूरा हल करने के बाद में केवल एक संख्या निकाल के लाइए और इसको फिर बाहर से जो भी करना है, गुणा है तो गुणा कीजिए, भाग है तो भाग कीजिए, जोड़ है तो जोड़ और माइनस है तो माइनस। आ रही है ना बात समझे? अब इस बात को और अच्छे से समझने के लिए हम हमारी ही पाठ्यपुस्तक के प्रयास कीजिए सवालों को लेकर के चलते हैं, ठीक है, जो कि इस प्रकार है। तो शुरू करते हैं प्रयास कीजिए से। पहला सवाल है, कोष्टकों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए व्यंजक लिखिए। हमें व्यंजक लिखने हैं कोष्टकों की सहायता से, अर्थात कोष्टक आवश्यक रूप से होने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं 9 और 2 के योग। 9 और 2 का योग, तो इसको हम जो कि शब्दों में लिखा है इसको गणितीय आकार दे देते हैं। 9 और 2 का योग। आ रही बात समझ में? अब आगे क्या पढ़ते हैं? 4 से गुणा, ये 4 हो गया गुणा, 4 से गुणा, ठीक है ना। अब बात आती है योग की, यहाँ की शब्द आ रहा है, तो आप मुझे बताएं क्या हमने 9 और 2 का योग कर लिया? नहीं किया ना, अभी तो केवल 9 और 2 योग के रूप में पड़े हैं। इनको योग करना है और योग करने पे कितना आएगा? 11, और फिर इसको 4 से गुणा करना है ना। लेकिन अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ दें तो आप देख पा रहे हैं जो गलती अप्पू जी ने की थी, ध्यान है ना आपको कि यहाँ पर पे 7 और 10 को गुणा कर दिया था, हो गया था ना गलती, क्योंकि यहाँ पर कोष्टक लगाना वो भूल गए थे। और हमें तो अभी उसने चला के कहा है कि आप कोष्टकों का प्रयोग करिए, तो कोष्टक यहाँ कहाँ लिखेंगे? योग की बात कर रहा है तो हम इसको क्या कर देंगे? कोष्टक में बदल देंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने योग नहीं किया है, हम करेंगे। तो जो काम हम करेंगे और अभी नहीं किया तो उसके लिए हम कोष्टक काम में ले सकते हैं। आ रही है ना बात समझे? तो 9 और 2 के योग को, अब योग को 4 से गुणा, ठीक है ना। अब देते हैं नेक्स्ट जो कि है बी, 18 और 6 के अंतर। 18 और 6 के अंतर, पहले इसको लिख लेते हैं जो कि क्या बनेगा? 18 और 6 का अंतर, ठीक है। 4 से भाग या 4
और अब हमें क्या करना है, भाग। तो भाग का निशान तो ये होता है, परिचित है ना आप इससे, भाग। अब बात आती है यहाँ पर फिर वही बात हुई, क्या हमने 18 और 6 का अंतर जो कि क्या बनता है 12 कर दिया है, नहीं किया है ना, तो हम वो रुक के करने वाले हैं। तो पहले हमें 18 और 6 का अंतर करना है, ऐसा ना हो कि 6 में 4 का भाग दे दे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पे अगर हम मोटे तौर पे देखें तो दो संख्याओं की बात हो रही है, एक तो माइनस की और एक हो रही है भाग की। लेकिन हम जानते हैं जब माइनस और भाग होते हैं तो हम प्राथमिकता किसको देते हैं, भाग को। और चूंकि हम यहाँ पर भाग को प्राथमिकता नहीं देना चाह रहे, हम किस पे, हम 18 और 6 में क्या प्राथमिकता दे रहे हैं, माइनस को, है ना। तो इस बात को जोर देने के लिए हम किस में बदल देंगे, इसको कोष्टक में। भाई मोटे तौर पे समझें तो जिस काम को हम पहले करना चाह रहे हैं उसको करवाने के लिए हम उसको कोष्टक में डाल देते हैं, ताकि समझ में आ जाए कि ये काम इम्पॉर्टेंट है, पहले इसे कीजिए फिर बाद का काम कीजिए, ठीक है ना। हमने बात की थी ना परिभाषा में कि पहले इसको बदलिए और फिर बाहर दी हुई संक्रिया कीजिए, बाहर के काम बाद में होने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर पे अब लेते हैं सवाल नंबर सी, जो कि 45 को, तो सबसे पहले 45 लिख लेते हैं। 45 को 3 और 2 का योग, तो 3 और 2 का योग, ठीक है। जो समझ में आ रहा है लिखते जाते हैं। तिगुने से भाग देना, तिगुना मीन्स 3 से गुणा, भाग देना। तो अब यहाँ पर पे बात आ रही भाग किसको देना है, और कोष्टक तो अभी तक लिखा ही नहीं हमने, कोष्टक भी तो लिखना है ना। तो आपको क्या लगता है कोष्टक कहाँ लिखा जाएगा, बिल्कुल 3 और 2 के योग पर, क्योंकि 3 और 2 का योग तो अभी हमने किया ही नहीं। वो कह रहा है 3 और 2 के योग के तिगुना, यानी कि इन दोनों का पहले योग करना फिर इसको 3 से गुणा करना। आ रही है ना बात समझे। तो जो काम हम पहले प्राथमिकता से करेंगे उसको हम कोष्टक में डाल देते हैं, भाई पहले इसको 5 बदलना है, ठीक है ना। अब बात आती है भाग देना है, तो ये भाग कहाँ आएगा, तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए राम श्याम से मोटा है, ठीक है ना। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं दो जनों की बात हो रही है, राम और श्याम की, ठीक है। अब बात आ रही है मोटा है, तो मोटा कौन है, राम मोटा है या श्याम मोटा है, तो जिसका नाम पहले लिया गया है उसी के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। तो राम मोटा है, श्याम भी हो सकता है मोटा होगा, लेकिन राम जो है वो श्याम से भी ज़्यादा मोटा है, अर्थात मोटा कौन है, राम है। तो बस यहीं पर क्या हो रहा है, बात हो रही है 45 को क्या करना है, भाग देना है, ठीक है ना। तो 45 को भाग देना है, अर्थात जिसके बारे में हम पूरी बात कर रहे हैं वो मेन टारगेट, जो मेन मुख्य बिंदु हमारा कौन है, पहला वाला शब्द, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 45 भाग 3 + 2 × 3। अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर, जो कि है सवाल नंबर 3। आप सोच रहे होंगे तीसरा सवाल कहाँ से आ गया, दूसरा कहाँ गया, तो बिल्कुल दूसरा सवाल, जब आप तीसरे सवाल को अच्छे से समझ जाएंगे तो दूसरा सवाल स्वतः ही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो तीसरे सवाल को समझते हैं, जो कि निम्नलिखित की 5 स्थितियां लिखिए। अब 5 स्थितियां तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, हम केवल 2 स्थितियां बताएंगे और 3 आप खुद करेंगे, ठीक है, जहाँ कोष्टकों का प्रयोग आवश्यक है। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से, जो कि है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पे 7 कोष्टक 8 - 3 लिखा हुआ है, और हम जानते हैं जो कुछ भी कोष्टक में लिखा होता है उसको हम प्राथमिकता देते हैं ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे 8 और 3 के क्या हो रहा है, इन दोनों में माइनस हो रहा है ना, अंतर हो रहा है ना, व्यवकलन हो रहा है ना, कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ मैं लिख रही हूँ अंतर, 8 और 3 के अंतर को 7 से क्या करना है, 7 से, यहाँ कोई निशान दिखाई दे रहा है आपको, आप कह रहे मैडम यहाँ तो कोई निशान नहीं है। तो जब भी कोई निशान नहीं होता ध्यान रखिएगा, ये अपने आप में गुणा को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो 8 और 3 के अंतर को 7 से गुणा कीजिए। आ रही है ना बात समझ में। अब बात आती है कि क्यों ना एक उदाहरण हम दैनिक जीवन से ले लें, तो वो भी मैंने चुन रखा है आपके लिए। देखिए, रमेश के पिताजी, तो बात क्या है, मैंने क्या लिया है, मैंने लिया एक रमेश है जिसके पिताजी उसको रोज जेब खर्चे के कुछ रुपए देते हैं, और कितने रुपए देते हैं, 8 रुपए। मैंने उसको 8 में बदल दिया, क्योंकि हमारे सवाल में 8 और 3 का जिक्र हो रहा है, तो 8 रुपए तो उसको दिए गए और 3 रुपए उसने खर्च कर दिए। तो खर्च क्या होते हैं, माइनस होते हैं ना, इसलिए इसको मैंने इस तरह के शब्दों को काम में लिया। और ऐसा कितने दिन चलने वाला है, आपको दिख रहा है 7 दिन तक, ठीक है ना। अब इसको मैंने भाषा के रूप में कैसे लिखा है देखते हैं। रमेश के पिताजी रमेश को प्रतिदिन जेब खर्च के लिए 8 रुपए देते हैं, ठीक है।
जिसमें से रमेश प्रतिदिन 3 रुपये खर्च कर देता है। तो बताइए 7 दिन बाद रमेश के पास बची हुई धनराशि कितनी होगी। तो हो गया ना ये वाली बात पूरी की पूरी, ठीक है ना। अब चलते हैं हम हमारे दूसरे बिंदु पर, जो कि है बी, 7 + 2 कोष्टक 10 - 3, ठीक है। तो यहाँ पर पे क्या करना है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 कोष्टक हैं, ठीक है ना, और दोनों में एक में तो प्लस का निशान और एक में माइनस है ना। तो हम क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पर पे 2 कोष्टकों की बात है तो हम 2 लोगों को ले लेंगे, सिंपल है ना। तो पहले तो हम इसको इसी भाषा में लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, शुरुआत पहले से करते हैं, 7 और 2 के योग को, ठीक है, अभी योग किया नहीं है, योग को अर्थात कोष्टक में। अब यहाँ क्या है, 10 और 3 के अंतर से क्या हो रहा है इन दोनों के बीच में क्या कोई आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है? कोई चिन्ह नहीं है, और कोई चिन्ह नहीं को हम क्या कहते हैं, गुणा कीजिए। तो यहाँ पर क्या करने वाले, 7 और 2 के योग को 10 और 3 के अंतर से गुणा कीजिए। बन गया ना व्यंजक भाषा के साथ, समझ में आ रहा है ना आपको। अब एक दैनिक जीवन से संबंधित एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो कि मैंने पहले से तैयार कर रखा है। क्या है वो है सीता गीता। मैंने कहा था ना, अब हम 2 जनों को ले लेंगे। 2 बहनें मिलकर एक खिलौना खरीदना चाहती हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि सीता के पास पूरे पैसे नहीं हो खिलौना खरीदने के लिए, और गीता के पास भी नहीं हो। तो दोनों ने सोचा क्यों ना अपने पैसों को मिला लिया जाए, ठीक है ना, और फिर खर्च किया जाए खिलौना लेने के लिए। तो यहाँ देख रहे हैं कुछ जगह मिला भी रहे हैं और खर्च भी हो रहे हैं, तो प्लस की बात भी हो रही है और माइनस की बात भी हो रही है, ठीक है। इसको अभी लिंक करेंगे। सीता के गुल्लक में 7 दिन की बचत राशि है, कुछ समझ में आ रहा है। सीता के गुल्लक में 7 दिन की बचत राशि है, जबकि गीता की गुल्लक में केवल 2 दिन की बचत राशि है, देख पा रहे हैं आप, ठीक है ना। दोनों को प्रतिदिन जेब खर्च के 10 रुपये, दोनों को प्रतिदिन कितने मिल रहे हैं, 10 रुपये, और उसमें से दोनों कितने रुपए खर्च कर रही, 3 रुपये खर्च कर देती हैं। ये हो गए खर्च, -3 हो रहा है ना, ठीक है। तो बताओ खिलौना खरीदने के लिए दोनों के पास कुल कितनी धनराशि होगी। अब हमने घटा भी दिया, खर्च हो रहे हैं, और दोनों को जोड़ भी दिया। तो यहाँ पर पे अगर हम इसको सिंपल तरीके से हल करते तो क्या करते, सबसे पहले सीता के पैसे निकालते, जो कि आते 10 - 3, यानी कि सीता ने 10 रुपये थे, 3 रुपये खर्च कर दिए। इसके 7 दिन के पैसे कितने हुए, इधर से गीता के पैसे, उसमें से इतने रुपये खर्च कर दिए। इसके पास कितने दिन के पैसे थे, 2 दिन के, ऐसा ही था ना। और फिर दोनों को जोड़ देते हैं। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, और शॉर्ट करने के लिए हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको सभी बातें अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं नए वीडियो में, जुड़े रहिए, धन्यवाद।